प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज पढ़ने वाले हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो चैप्टर है इसका बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, जिस पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक आज का, इसलिए दिल लगा के सुनेंगे, एक बात को ध्यान से सुनेंगे। आज बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी में कैसे होता है, हमने पढ़ा था कि कैसे हम ब्रीदिंग करके कैसे एयर लंग्स तक पहुंचाते हैं, और लंग्स की साइड पे जब गैसेस एक्सचेंज होती है तो वहां पे O2 की जो एंट्री होती है हमारे ब्लड में, वो ऑक्सीजन आसानी से ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगी उस ब्लड नाम की व्हीकल पे। उस व्हीकल पे बैठ के उसे ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। पर्पस है टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना, इसलिए सबसे पहला प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और फिर बात होगी O2 से रिलेटेड O2 डिसोसिएशन कर्व, जिसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। बात होगी ऑक्सीजन की डिसोसिएशन की, ऑक्सीजन की दोस्ती, कैसे हीमोग्लोबिन से स्ट्रांग होती है और कैसे हीमोग्लोबिन से उसकी दोस्ती टूट जाती है। O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है, जिसके बारे में चर्चा होगी। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी देखा जाए, बॉडी के लिए भी देखा जाए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप देखो प्रीवियस ईयर में इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। स्ट्रक्चरल पार्ट से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितना मैकेनिज्म वाले पार्ट से या फिर इस ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट से पूछे गए। तो पुराना इतिहास गवाह है कि पुराने इतिहास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस पार्ट में, इसको अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन, 15 से 20 या 20 से 25 क्वेश्चन डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे, लेकिन ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 सवाल का मतलब लगभग 60 to 80 मार्क्स आपके एग्जाम के इसी फिजियोलॉजी पार्ट से आने वाले, और हर चैप्टर में लगभग 2 से 3 सवाल, 2 to 3 क्वेश्चंस। कौन सा सवाल आपका होगा ये तो एग्जाम ही बताएगा, लेकिन हम तैयार रहेंगे हर तरह के सवाल के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नीट 2024 हमें क्रैक करना है। बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरीके से हम नीट एग्जाम को एकदम क्लियर करके आएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत होगी वहीं से जहां कल कहानी छोड़ी थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहां से कहां हो रही है आप समझो। दो गैसेस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन है। टिश्यू ने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक जाएगी और लंग्स से ये एक्सहेल कर दी जाती है। और एटमॉस्फेयर से जो एयर आई है उसमें से हमने ऑक्सीजन निकाली है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आई है और उसे हम ब्लड से होकर के टिश्यू तक भेजेंगे, बॉडी के टिश्यू तक उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक, ट्रांसपोर्ट की रिलेशन किससे है, हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से है। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो रोल है वो ना केवल गैसेस एक्सचेंज करना है, ना केवल सर्कुलेशन में, अगर आप देखोगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का खाली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना नहीं, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करना नहीं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मेन फंक्शन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो अगर आप बात करो जैसे ये ह्यूमन हार्ट है, और अगर हम बात करें ह्यूमन के लंग्स वाले साइड की, ये लंग्स वाली एल्वियोलर साइड मान लो इसे, ये मान लो आपके लंग्स की एल्वियोलाई है। ऑक्सीजन जो इस लंग्स की एल्वियोलाई से आएगी, लंग्स की एल्वियोलाई से जो एयर आई थी, उस ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाना है। ये देखो हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, तो कह रहे हैं इस 4 चैम्बर वाले हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो देखेंगे ह्यूमन हार्ट का ये, अगर मैं कहूं ये लेफ्ट साइड है, तो इस लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। यहां ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसी ब्लड का ट्रांसपोर्ट आप देखो, इसी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें PO2 हाई है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है। अब ये ऑक्सीजन यहां इस हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आती है, हार्ट इसे पंप कर देता है पूरी बॉडी में। हार्ट इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है, मतलब हमारे बॉडी में हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स तक जो ऑक्सीजन जा रही है वो इस ब्लड से पंप हो रही है। तो वहां देखो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो पहुंचेगा हार्ट में और हार्ट इसे भेज देगा। हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, हार्ट इस ब्लड को पंप कर देगा पूरी बॉडी में। अब ये ब्लड पहुंचेगा हमारे टिश्यू में। कहां पहुंचेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में पहुंचेगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन यहां पे हाई होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, ये ऑक्सीजन इस टिश्यू पे डिलीवर कर दी जाएगी। तो मतलब समझे जरा, ये जो येलो लाइन है ये वाली, ये बता रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। क्या बता रही है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। और मैंने बताया था ऑक्सीजन का ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट यहां पे ऑक्सीजन जब हाई होगा PO2 हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, HbO8। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़े होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं। ये ब्लड उसे कैरी करता है। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में हो रहा है, और बाकी जो 3% है, 3% ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का हो रहा है वो है डिसॉल्व्ड स्टेट में। 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रैवल करता है 97% प्लस 3%। और यहां देखें टिश्यू में ये ऑक्सीजन इस टिश्यू को डिलीवर कर दी जाएगी। यहां पे जो ब्लड आया है, यहां पे आप देखोगे इस टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत लो है। इस टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, तो अब यहां पे इस टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर कर दी जाएगी। लेकिन इस टिश्यू में बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड था, यहां इस टिश्यू में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अब यहां इस टिश्यू से भेज दिया जाएगा लंग्स की तरफ। हार्ट से होता हुआ ये लंग्स में भेज दिया जाएगा। ये जो ब्लड है आप देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट चैम्बर में पहुंचता है, राइट साइड, और वहीं राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाता है लंग्स में। कहां भेज दिया? इसे लंग्स में भेज दिया, आपके लंग्स में भेज दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये ब्लड जो है ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो टिश्यू से जाता है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट ने पंप किया है। इन सब में PCO2 हाई है। कौन हाई है? यहां पे हाई है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे बहुत हाई है। तो अब इस लंग्स की साइड पे CO2 बाहर की जाएगी और O2 इन की जाएगी। हमने पहले भी पढ़ लिया, एक्सचेंज ऑफ गैस है ये, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक साइड में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है तो दूसरे साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। द कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर सॉल्युबिलिटी देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हाईली सॉल्युबल है। तो आप देखोगे यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसमें ये अलग अलग तरीके से ले जाई जाती है, जिसका 70% पार्ट जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है।
बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है CO2 होती है अप्रोक्सीमेटली 25% होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब 25% लगभग बाइंड विद हीमोग्लोबिन, बाइंड विद हीमोग्लोबिन। तो कुछ खास बातें हैं ध्यान रखने वाली कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं। CO2 भी हीमोग्लोबिन से जुड़ सकती है और ऑक्सीजन तो जुड़ती ही है। हीमोग्लोबिन किस पे बाइंड करेगी आप देखो, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट जो CO2 ये जो O2 की है, मोर अमाउंट ऑफ मोर O2 देन CO2, मोर O2 एज कंपेयर टू CO2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ज्यादा O2 बाइंड करती है, मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन से ज्यादा है। 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है, या यूं कहें 97% अमाउंट ऑक्सीजन की जो होती है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली हम इसको डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट डिवाइड करेंगे हम O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट। हम क्या पढ़ेंगे आज, जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले O2 ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, O2 ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और फिर होगा आपका CO2 ट्रांसपोर्ट। मतलब मेन टारगेट आप आज जो पढ़ने वाले हो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 किस तरीके से लंग्स से यहां पे टिश्यू तक और टिश्यू से कैसे लंग्स तक ये ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, देखते हैं। जैसे कि आपकी डिमांड है भाई एनसीईआरटी की लाइनें भी अंडरलाइन करो। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी देवी कहती हैं, श्री 108 एनसीईआरटी देवी कहती हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ब्लड एक ऐसा माध्यम है, ब्लड एक ऐसा मीडियम है। ये देखें, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। तो पहली बात हो गई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। हमारी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ O2, अबाउट 97% ऑफ O2, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर दिया मैंने। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC कैरी करती है 97% कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन। और रिमेनिंग जो 3% है, जो रिमेनिंग 3% है, दैट O2 इज कैरीड इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो डिसॉल्व्ड स्टेट में केवल 3% है जो कि प्लाज्मा से जाता है। और वहीं अगर हम बात करें नियरली 20 to 25% CO2 के ट्रांसपोर्ट की, तो 20 to 25% CO2 RBC के थ्रू हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के कैरी होता है। और वहीं 70% अमाउंट जो होती है CO2 की, सबसे बड़ी अमाउंट जो होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से बनाए जा सकते हैं, तीन इंपॉर्टेंट, चार क्वेश्चन बल्कि यहां से भी। अबाउट 7% ऑफ द CO2 इज कैरीड इन डिसॉल्व्ड स्टेट आल्सो। ये देखो 7% CO2 डिसॉल्व्ड स्टेट में, 70% बाइकार्बोनेट और 20 to 25% ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से हो सकता है। वहीं O2 की बात करूं तो 97% जो है, द मैक्सिमम अमाउंट, जो बड़ी अमाउंट है 97% ऑफ ऑक्सीजन, ये RBC के थ्रू ट्रैवल करेगी और 3% जो होगी दैट विल बी कैरीड बाय प्लाज्मा। तो एनसीईआरटी से ये आपके सामने एक सवाल यहां पे बनाया जा सकता है, ये एक क्वेश्चन यहां बनाया जा सकता है, एक क्वेश्चन यहां बनाया जा सकता है, एक क्वेश्चन यहां बनाया जा सकता है और एक क्वेश्चन, इन चारों लाइनों से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और आप देखोगे पीवाईक्यूज में तो इनमें से कई क्वेश्चन, मतलब ये जो लाइनें, इनसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, पहला ही पॉइंट है जो रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट ऑफ किससे, O2 से, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। सबसे पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की शुरुआत, और जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन 20 ml ऑक्सीजन इज कैरीड, 20 ml ऑक्सीजन इज कैरीड बाई 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो 20 ml ऑक्सीजन का कैरी करता है। अगर 100 ml ब्लड में देखें, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन का ट्रैवल करता है, ऑफ विच 5 ml इज गिवन, 5 ml इज गिवन एट टिश्यू लेवल। उस 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन जो होती है इज गिवन टू द टिश्यूज, और एट टिश्यू लेवल पे 5 ml ऑक्सीजन दे दी जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर इफ एट टिश्यू सपोज 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड पहुंचा नॉर्मल कंडीशन में, याद रखेंगे ये जो पॉइंट हमने लिखा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो अगर पूछा जाए अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर कहा जाए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नॉर्मल स्टेट में हो आप ना दौड़ रहे हो ना भाग रहे हो, कोई इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल स्टेट में 5 ml टिश्यू को दी जाती है। तो मैंने कहा अगर 1 लीटर ब्लड एक टिश्यू ने रिसीव किया, अगर मान लो 1 मिनट में एक टिश्यू ने 1 लीटर ब्लड रिसीव किया, तो कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की डिलीवर हो गई होगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो 100 ml ने 5 ml दिया, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैव डोनेटेड ओनली 5 ml ऑक्सीजन। तो अगर यही 1 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 100 ml में 5, तो 1000 ml मतलब 1 लीटर जो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड, उसमें से 50 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह के दिए जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये डेटा याद रखना है कि हमारे ब्लड में नॉर्मली 20 ml ऑक्सीजन ट्रैवल करती है। मतलब ऐसे देखो कि अगर मैं एक ब्लड वेसल बना दूं, ये एक ब्लड वेसल बना दूं, तो ये ब्लड वेसल, इसमें 100 ml ब्लड है मान लो, तो 100 ml ब्लड में से 20 ml ऑक्सीजन है इस 100 ml ब्लड में, लेकिन टिश्यू कितना रिसीव करेगा, इस टिश्यू को केवल 5 ml मिलेगी, इस टिश्यू को केवल और केवल 5 ml ऑफ दिस मिलेगा। तो अगर एक, ये तो कह रहे हैं 100 ml में से 5 ml मिला, यानी अगर यही 1 लीटर होता तो कितना होता, तो वही जब ये 10 टाइम्स बढ़ेगा तो ये भी 10 टाइम्स, मतलब 5 ml के बजाय वो 50 ml हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखेंगे। एट द टिश्यू लेवल ओनली 5 ml ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड और डिलीवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन के रेफरेंस में। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आप डिस्कस करते हो वो है ऑक्सीजन कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन से। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऑक्सीजन में 4 आयरन होते हैं, उन चारों आयरन से वो जुड़ जाती है। तो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मैंने कहा 97% ऑफ O2, 97% ऑफ O2 इज कैरीड बाई RBC। और RBC में कौन है, RBC में है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इस पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन ह्यूमंस के केस में या वर्टिब्रेट्स के केस में
हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब रेस्पिरेटरी गैस को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। रेड कलर का होता है और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये प्रोटीन नेचर का होता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को हम एक प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसमें एक होता है हीम पार्ट जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट जिसे हम कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। हीम पार्ट होता है एक, हीम पार्ट जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। याद रखेंगे ये हीम जो होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन का नॉन प्रोटीन होता है, और ग्लोबिन जो होती है ये प्रोटीन होती है। और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। मतलब ये प्रोटीन्स जो होती है इसमें क्या होता है? प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन। तो याद रखेंगे ग्लोबिन जो होगा, दैट ग्लोबिन पार्ट इज फॉर्म्ड बाई, ग्लोबिन जो पार्ट है, जो प्रोटीन है, फॉर्म्ड बाई या कंपोज्ड ऑफ, ग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल जब मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको थोड़ी बात और बताऊंगा इसके बारे में। अभी आपको इतना ही जानना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ जोड़ करके, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती एक अनस्टेबल फ्रेंडशिप है, जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब हाई है तब वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाती है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की फ्रेंडशिप डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हाई पार्शियल प्रेशर। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, याद रखेंगे द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है ये डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये दोस्ती, ये यारी, ये फ्रेंडशिप ऐसे ही नहीं है कि कभी भी हो जाए। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो यहाँ जो इन्फ्लुएंस डालने वाले फैक्टर, उनमें से आप देखोगे कह रहे कौन कौन से फैक्टर मेन है। याद रखेंगे सबसे पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग उतनी ही अच्छी होगी। याद रखेंगे ऐसे फैक्टर जो फेवर करते हैं। अगर देखें हाई पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ये फेवर करेगा उस दोस्ती को। वहीं अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा तो ये भी फेवर करेगा। कंडीशन नंबर 3, अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो भी, अगर पीएच उस मीडियम का हाई है, मतलब एल्केलाइन है, बेसिक पीएच है, एल्केलाइन पीएच है, वो भी फेवर करेगा। और अगर उस रीजन का टेम्परेचर अगर लो है, लो टेम्परेचर है, अगर वहां का टेम्परेचर लो है तो वो भी फेवर करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, तो फेवर में दीज 5 फैक्टर जो हमने अभी लिखे हैं, ये सारे फैक्टर फेवर करते हैं, फेवर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से दोस्ती इन 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये फेवर करने वाले फैक्टर है, इसी से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती अच्छी होती है। और ये कहां होती है? ये जो कंडीशन है सारी की सारी, ये सारी कंडीशन कहां होती है? एट लंग्स एल्वियोलाई। ये कहां होती है? एट एल्वियोलर लेवल। एल्वियोलाई के लेवल पे, जैसे कि आप जानते हो ऑक्सीजन की एंट्री हो रही है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो एल्वियोलाई के लेवल पे O2 बढ़ती है, CO2 घटती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, पीएच बढ़ता है और टेंपरेचर घटता है। तो अगर इन सारी चीजों को अगर आप मिला दोगे तो आपको फेवर करने वाले फैक्टर्स मिल जाएंगे। मतलब ये सब के सब Hb और O2 की दोस्ती को बढ़िया बना के Hb-O2 के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर करते हैं। इसमें आप 4O2 लिख सकते हो, चाहो तो ये 1O2 थी, ऐसे करके 4O2 जुड़ जाएगी। Hb+ सारी ऑक्सीजन एक साथ नहीं जुड़ती, पहले एक जुड़ेगी फिर दूसरी जुड़ेगी HbO2 में फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ेगी, एक और ऑक्सीजन आएगी, ये HbO4 हो जाएगा। फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ेगी, फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ेगी, फिर एक और ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऐसे करके ये टोटल बन जाएगा HbO8। इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन मैंने कहा ये सब तब है जब सारी कंडीशन फेवरेबल है। और यही चीज अगर टिश्यू लेवल पे आ जाए, ये एल्वियोलाई पे था, कह रहे यही सेम चीज अगर टिश्यू लेवल पे आ जाओ, अगर यही आप टिश्यू लेवल पे आ जाओगे, एट टिश्यू लेवल सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। एट टिश्यू लेवल ऑल कंडीशंस आर ऑपोजिट। टिश्यू लेवल पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घटने लगेगा। टिश्यू ने ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, पैसे खर्च हो गए, ऑक्सीजन खर्च हो गई, O2 कम हुई है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करेगा। O2 घटी, CO2 बढ़ी। क्या आपने एक्सरसाइज किया, आप वॉक कर रहे हो, आपने सेल में सारी करेंसी, सारा पैसा खर्च कर दिया, सारी O2 कंज्यूम कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड अब बढ़ने लगी है। O2 कम, CO2 ज्यादा। और साथ ही साथ सेल्स में जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, फास्ट होगा, सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, ऑक्सीजन की तेजी से गिरावट आएगी, ऐसे में सेल्स में टेंपरेचर भी बढ़ जाता है। टेंपरेचर बढ़ जाएगा, H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और पीएच डिक्रीज करने लगेगा, पीएच एसिडिक होने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा याद रखेंगे, जितनी ज्यादा CO2 उतना ही ज्यादा H+, और जितना H+ उतना ही कम पीएच एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम में ये सारी रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये सब की सब रिएक्शन अपोजिट जाने लगेगी। अपोजिट का मतलब क्या होगा? अपोजिट का मतलब ये सब ब्रेक कर जाएगा। मतलब यहां पे अगर मैं कहूं एट टिश्यू लेवल पे ये फेवर करेगा डिसोसिएशन। जो हीमोग्लोबिन HbO8 था, ये HbO6 + O2 में, या फिर HbO6 फिर टूटेगा HbO4 + O2 में, ऐसे करके सारी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। HbO2 जो आखिर में बचा, ये Hb अलग, O2 अलग। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन को धीरे धीरे ये छोड़ना शुरू कर देगा। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का टूटना और लंग्स की एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना। मैंने कहा कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है।
कि ये लंग्स की एल्वियोलाई में है, ये एल्वियोलर लेवल पे है, तो ये फेवर करेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को, और अगर ये टिश्यू लेवल पे है तो ये इसे फेवर नहीं करेगा, ये डिसोशिएट करेगा। कह रहे इसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी दोस्ती यारी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कंसेप्ट बताया जिसे O2 डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इसे साइंटिफिकली कर्व के थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्लेन किया गया है, मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस कंसेप्ट का नाम है O2HB डिसोसिएशन कर्व या सिंपल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसे हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन O2HB डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, इसे आप O2HB डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। ये एक ऐसा कर्व है विच इज प्लॉटेड बिटवीन, इसे प्लॉट किया गया है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये देखें, कह रहे हैं ये एक हमने बना लिया, एक एक्सिस हो गया हमारा, वाई एक्सिस मान ले, और इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ये मान लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस हो गया, हमारे दो एक्सिस हो गए। एक जो एक्सिस है ये जो बताता है, ये कह रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है कि मैं हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg। O2HB की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए ये साइंटिस्ट ने कर्व बनाया, O2 डिसोसिएशन कर्व या O2HB डिसोसिएशन कर्व। यहां देखिए ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है, और इधर हम बात कर रहे हैं दूसरा वाई एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं परसेंट सैचुरेशन। यहां बात करेंगे परसेंट सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पे, ऑक्सीजन के डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पे क्या सैचुरेशन होती है, ये हम इस कर्व के थ्रू एक्स और वाई एक्सिस पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को नाम दिया है O2 डिसोसिएशन कर्व। कह रहे हैं अगर आप इस कर्व को देखेंगे, इस पे प्लॉट करेंगे, इस पे जगह जगह स्पॉट लगा देते हैं। सबसे पहले मान लो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100। मान लिया कि ये 20 है, 20 mmHg, ये लिखा 40 mmHg, ये लिखा 60, ये लिखा 80 और ये लिखा 100। तो यहां से हम बड़े आगे, ये अलग अलग मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन। कह रहे हैं अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो दोस्ती है, इनकी दोस्ती और सैचुरेशन जो होती है वो कितना सेटिस्फाई करेगी एक दूसरे को, कितना परसेंट में एक दूसरे के साथ दोस्ती करेगी, ये परसेंट हम यहां से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे ये वैल्यू जो आपने यहां प्लॉट करी है, ये वैल्यू परसेंटेज को बताती है, और ये परसेंटेज कितनी है, मान लो इधर हमने लिखा ये 100% है, ये लिखा 80% है, ये लिखा 60%, ये लिखा 40%, ये लिखा 20%, ऐसे। तो कह रहे ये अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे अलग अलग सैचुरेशन। मैंने कहा अंडर नॉर्मल कंडीशन सब कुछ नॉर्मल है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, एवरीथिंग इज नॉर्मल अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन सब कुछ नॉर्मल हो। नॉर्मल कहने का मतलब क्या, नॉर्मल कहने का मतलब जब CO2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, CO2 भी नॉर्मल है, CO2 नॉर्मल है, बॉडी का टेम्परेचर जो है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो बॉडी में ब्लड का जो पीएच है, पीएच ऑफ ब्लड, ये भी नॉर्मल है, और नॉर्मल पीएच जो ब्लड का होता है, जो नॉर्मल पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.4, ब्लड का पीएच 7.4 नॉर्मल है। सब नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, H+ नॉर्मल है, H+ भी नॉर्मल है, और एक फैक्टर है जिसका नाम है बाईफॉस्फोग्लिसरेट, इसे कहते हैं BPG, बाईफॉस्फोग्लिसरेट। अब आप कहोगे सर ये बाईफॉस्फोग्लिसरेट का नाम सुना है हमने, लेकिन है क्या ये बाईफॉस्फोग्लिसरेट क्या है, तो समझने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जैसे जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज में होता है 6 कार्बन, 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन होती है, और जब हम रेस्पिरेशन, मैंने बताया था रेस्पिरेशन का मतलब हम उस ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे हैं, उस ग्लूकोज को काटेंगे एनर्जी मिलेगी। तो जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके एनर्जी निकाल रहे होते हैं, उसी समय उस 6 कार्बन वाली ग्लूकोज से ब्रेक करके हम 3 कार्बन वाला कंटेंट बनाते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं बाईफॉस्फोग्लिसरेट। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के समय जब हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं, तो ये जो बाईफॉस्फोग्लिसरेट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है BPG, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। ये BPG ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के समय बनने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है सेल का जो हीमोग्लोबिन से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। और ध्यान से सुने, अगर BPG ग्लूकोज से जुड़ेगी तो ऑक्सीजन से जुड़ना कम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात याद रखेंगे अपने दिमाग में, जब BPG बढ़ेगी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती टूट जाएगी। ये देखें, ये है BPG, ये है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन किससे जुड़ती है, ऑक्सीजन से जुड़ती है, ऐसे। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ती है ऐसे। लेकिन जब BPG बढ़ती है, जब BPG, ये मेरे हाथ में नहीं, मान लो BPG, जब ये BPG सेल में बढ़ती है, ये सेल में जाते जैसे ही सेल से निकलेगी बाहर, ये इस ग्लूकोज, ये जो O2 है, ये जो व्हाइट कलर की O2 थी यहाँ पे, इस O2 को यहाँ से डिटैच करा देगी, हटा देगी, इस O2 को हटाएगी और खुद बाइंड करेगी। मतलब हीमोग्लोबिन से BPG जब जुड़ेगी तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, अंडर नॉर्मल कंडीशन सब कुछ नॉर्मल है, BPG भी नॉर्मल है, और H+ भी नॉर्मल है, और pH भी नॉर्मल है, और टेम्परेचर और PCO2 भी नॉर्मल है। मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो ये कर्व जो बनता है O2HB कर्व, जिसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन ये कर्व सिग्मोइड कर्व होता है, S शेप्ड होता है। इसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं, और सिग्मोइड का मतलब होता है ये S के आकार का होता है, S शेप का होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, O2 डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड कर्व होता है नॉर्मल कंडीशन में। और क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100, ये देखें, ये जो पार्ट मैंने आपको अभी दिखाया, कह रहे हैं टॉप लेवल 100% सैचुरेशन पॉइंट है ये। कह रहे जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये देखिए जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैंने बताया लंग्स में बहुत ज्यादा है, लंग्स के एल्वियोलाई पे, एल्वियोलर लेवल पे, एट एल्वियोलाई PO2 मैक्सिमम है, हाई लेवल पे है। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है, PO2 बहुत हाई है, ऐसी सिचुएशन में सैचुरेशन का लेवल भी बहुत हाई रहता है।
नॉट एक्जैक्टली 100%। देखो आप एग्जैक्ट 100% नहीं है, लेकिन 100% के बहुत ही क्लोज होता है। आप देखोगे ये जो 100% वाली लाइन है उस लाइन के बहुत क्लोज होता है। 100% एक्जैक्ट नहीं है, 100% वाली लाइन के क्लोज है। इस 100% के क्लोज का मतलब आप यहां कह सकते हो एट दिस लेवल ये 95 से 97% सैचुरेटेड होता है, मैक्सिमम सैचुरेटेड होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये मैक्सिमम सैचुरेटेड है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम यहां मार्क कर लेते हैं, ये हमने मार्क कर लिया इस पॉइंट को, मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट है ये, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर पे मैक्सिमम सैचुरेशन। अब ध्यान से सुनो, एल्वियोलाई से धीरे धीरे आप टिश्यू की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ, देखो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से अब हम आगे टिश्यू पे जा रहे हैं। ऑक्सीजन जब टिश्यू पे जाती है, टिश्यू पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। ये देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू पे कम होता है, और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है टिश्यू लेवल पे, तब ये देखेंगे, तब टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, वहां सैचुरेशन लेवल भी कम हो जाता है। ध्यान से देखेंगे 40 mmHg के पास जब हम पहुंचते हैं, टिश्यू लेवल पे जब हम पहुंचते हैं, तो उस टिश्यू लेवल पे परसेंट सैचुरेशन डिक्लाइन हो जाता है, परसेंट सैचुरेशन जो होता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है। ये देखें, ये भाई साहब कहां जा रहे हो, परसेंट सैचुरेशन जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। ये देखो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब ध्यान से देखेंगे कह रहे अब 40 mmHg कहां पहुंच गए, टिश्यू लेवल पे पहुंच गए, टिश्यू लेवल पे पहुंच गए। अभी लंग्स की एल्वियोलाई पे थे, टिश्यू पे पहुंच गए, और टिश्यू लेवल पे PO2 काफी कम है, टिश्यू पे PO2 काफी कम है, 40 mmHg है, इसलिए सैचुरेशन जो यहां पे है वो भी कम हो गया। ये देखो कितना परसेंट है, कह रहे पहले ये 95% सैचुरेटेड था, अब ये 75% सैचुरेटेड है। अब ये 75% सैचुरेटेड है, मतलब जैसे जैसे आप एल्वियोलाई से नीचे जा रहे हो परसेंट सैचुरेशन कम हो रही है। और याद रखेंगे जब परसेंट सैचुरेशन कम होती है उसी को कहते हैं डिसोसिएशन। मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो दोस्ती है, O2 और Hb की जो दोस्ती है, O2 प्लस Hb की दोस्ती एक अनस्टेबल बॉन्डिंग है, जहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है एल्वियोलर लेवल पे, एल्वियोलाई पे। लेकिन एल्वियोलाई से जब टिश्यू पे जाते हैं तो यही रिएक्शन जो आपको फॉरवर्ड दिखाई दे रही थी, रिएक्शन अब बैकवर्ड दिखाई दे रही है। टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफी कम होता है, और इस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होती है और दोनों अलग हो जाते हैं। तो डिसोसिएशन कर्व क्यों कहा है, ध्यान से सुने, इसे हम एसोसिएशन भी कह सकते थे, एसोसिएशन कह सकते थे। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ रही है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने नाम इसका दिया है डिसोसिएशन कर्व। क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि टिश्यू के लेवल से कहानी शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई पे ऑक्सीजन मैक्सिमम होती है। जैसे ही ऑक्सीजन इस लंग्स के एल्वियोलाई से टिश्यू पे जाती है, वहां जाते ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट जाती है, इसलिए इस कर्व का नाम डिसोसिएशन कर्व रखा है। और ये सिग्मोइड होता है, ये कर्व सिग्मोइड होता है। ये एस शेप्ड कर्व जो आपको दिख रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ये जो कर्व है, पहले शुरुआत में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था तो सैचुरेशन खत्म है। ऑक्सीजन जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन जब धीरे धीरे बढ़ती है तो सैचुरेशन भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ऑक्सीजन मैक्सिमम है तो सैचुरेशन भी मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम से ऊपर सैचुरेशन नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये कर्व सिग्मोइड या एस शेप बनता है। लेकिन क्वेश्चन है कि इसे डिसोसिएशन कर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि टिश्यू लेवल पे जब हम होते हैं, एल्वियोलर लेवल पे जब हम एल्वियोलाई से शुरुआत करते हैं तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन मैक्सिमम, लेकिन जब हम इस एल्वियोलाई से ट्रांसपोर्ट करके गैसेस को ले जाते हैं टिश्यू पे, तो वहां पे ये धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती है तो सैचुरेशन कम होती है। और याद रखेंगे लेस सैचुरेशन का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे लेस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है, लेस सैचुरेशन का मतलब होता है, इसी को कहते हैं इजी डिसोसिएशन, इसी को कहते हैं इजी डिसोसिएशन। जब सैचुरेशन नहीं होगी या कम होगी, दोस्ती कम होगी, दोस्ती में दरार पड़ेगी, तो सीधा सीधा डिसोसिएशन आसान हो जाएगा। और यही बेसिस है ऑक्सीजन को टिश्यू पे देने का। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ये जो आपस में जुड़े हैं, इन दोनों का अलग होना बॉडी में कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। टिश्यू लेवल पे जब सब कुछ नॉर्मल है तब ये सिग्मोइड कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर इस कर्व में चेंजेस आ रहे हैं, ध्यान से सुने। अब क्वेश्चन उठता है कि इस कर्व को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ये तो नॉर्मल कर्व है, ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं नॉर्मल कर्व, नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। इस कर्व को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो आप अगले पड़ाव पे चलने जा रहे हैं। अगला पड़ाव है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो, ये इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करता है। जब कर्व अफेक्ट होता है, याद रखेंगे, जब कर्व में कोई डिफेक्ट, कोई अफेक्ट आएगा तो ये बॉडी की कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। जैसे एक शिफ्ट टू राइट, एक कर्व में आप देखोगे शिफ्टिंग टू राइट, राइट हैंड साइड पे ये शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया एक। और दूसरा होगा शिफ्ट टू लेफ्ट, कौन सा लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की तरफ ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपके सामने अब दो कर्व बनने वाले हैं। अब आप दो कर्व्स के बारे में समझने जा रहे हो। एक कर्व होगा जो बताएगा शिफ्ट टू राइट कैसे होगा। देखिए एक ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व ये है, दूसरा ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व ये बनाएंगे हम, और इसमें हम पढ़ेंगे शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट टू राइट। और जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल कर्व सिग्मोइड होता है, नॉर्मल सिग्मोइड कर्व ऐसा होता है। ये बता रहा है आपको नॉर्मल कंडीशन, यह है नॉर्मल कंडीशन। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, रुपया पैसा गाड़ी सब कुछ है, तब जब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये कर्व सिग्मोइड कुछ इस टाइप से दिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कौन से फैक्टर इसे प्रभावित, इसे अफेक्ट करते हैं। तो इसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में एक है शिफ्ट टू राइट। आप जरा देखिए, खुद ही समझे, कह रहे हैं एक कंडीशन वो जहां पे इसे मैंने राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट की तरफ शिफ्ट किया है, और वहीं दूसरी कंडीशन है जब मैं इसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, यह है शिफ्ट टू लेफ्ट, यह है शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब है और राइट शिफ्ट, आप खुद ही समझ जाओगे। अभी आप देखो, कह रहे हैं ये जो नॉर्मल सिचुएशन थी, नॉर्मल सिचुएशन में जो सैचुरेशन, मान लो ये मानने वाली बात, सबसे पहले ये देखते हैं, ये है 100% सैचुरेशन और ये है 50% सैचुरेशन। शुरुआत से समझते हैं। 50% सैचुरेशन हमें यहां मिल गई, ये वैल्यू मान लो देखो 0 है, 20 है, 0 है, 20 है,
फिर 40 है, फिर 80 है, 60 है, फिर 80 है, ऐसे करके है। मैं कह रहा हूं कि पहले हमें ये जो 50% सैचुरेशन जो होती थी नॉर्मल वाले में, इसे नॉर्मल कह रहे हैं, ए वाला जो कर्व है, इस ए वाले कर्व को मैंने कहा नॉर्मल है। ये नॉर्मल वाले कर्व में जो 50% सैचुरेशन थी, ये जो पॉइंट था वो पॉइंट हमें मिला 20-40 के बीच में, यहां पर 20-40 के बीच में लगभग ये 25 से 30 mmHg पे मिलता है। किस पे मिलता है? 25 से 30 mmHg पे मिलता है। अब वही दूसरे केस में देखो, जो पिंक कलर वाले भाई साहब हैं, अगर आप पिंक कलर वाले भाई साहब को देखोगे, इस बी वाले को देखो, इस बी वाले को देखो, यहां कह रहे वही 50% गेन करने के लिए ये कह रहा है इसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। वही 50% गेन करने के लिए यहां एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो शिफ्ट टू राइट है, ये बी वाला कर्व जो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ये बता रहा है कि इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लड़ाई हो रखी है उनके बीच में दोस्ती देर में होती है। ये बता रहा है कि इनके बीच में दोस्ती को टाइम लग रहा है। कोई बात है जिससे दोनों नाराज हैं, जिसकी वजह से सैचुरेशन कम हो गई है, एक दूसरे से सेटिस्फैक्शन कम हो गई है, दोस्ती कम हो गई है, तो शिफ्ट टू राइट का मतलब याद रखेंगे हमेशा, ये बताता है लेस सैचुरेशन को। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की लेस सैचुरेशन को बताता है ये, जिस पे 50% सैचुरेशन के लिए जो वैल्यू थी, ये वैल्यू जो पार्शियल प्रेशर की थी, वो दोनों के कंडीशन में डिफरेंट है। इसे कम चाहिए ऑक्सीजन दोस्ती के लिए और यहां ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। और वही चीज अगर आप यहां देखते हो, ये पहले नॉर्मल था, यहां पे जो 50% सैचुरेशन थी, ये जो 50% सैचुरेशन है वो, और अब जो 50% सैचुरेशन है, दोनों में फर्क देखें कि ये जो नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला, इसमें जो लग रही ऑक्सीजन है, ये इतनी ऑक्सीजन चाहिए, और ये जो कंडीशन है जो शिफ्ट टू लेफ्ट वाले में है, आफ्टर शिफ्टिंग ये चेंज होने के बाद वाली सिचुएशन है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, तो शिफ्ट टू लेफ्ट वाला बताएगा कि ये कर्व मोर सैचुरेटेड है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की दोस्ती में कोई दरार नहीं है, बहुत फास्ट बाइंडिंग हो रही है, मोर सैचुरेटेड है। ज्यादा सैचुरेशन का मतलब आसानी से ये टूटने वाली दोस्ती नहीं है, लेकिन यहां देखो ये लेस सैचुरेशन का मतलब ये दोस्ती जल्दी टूट जाएगी। तो जब भी दिमाग में आए क्वेश्चन कि भाई शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट मतलब मोर सैचुरेटेड, राइट मतलब लेस सैचुरेटेड, और लेस सैचुरेटेड वाले कर्व में जो रीजन, जो फैक्टर्स होते हैं, आपको याद रखना होगा। ऐसी कंडीशन जब PCO2 बढ़े, जब बॉडी में CO2 बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के टूटने का समय आ चुका है। CO2 बढ़ रही है, PCO2 बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी यही होगा, CO2 बढ़ेगी तब भी यही होगा, जब BPG बढ़ेगी तब भी यही होगा, BPG बढ़ेगी तब भी यही होगा, जब H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब भी यही होगा, और जब pH घटेगी, एसिडिक होगी, तब भी यही होगा। याद रखेंगे, शिफ्ट टू लेफ्ट और राइट में डिफरेंस, राइट शिफ्टिंग लेस सैचुरेशन इन फैक्टर्स की वजह से होगा। जब ये फैक्टर आएंगे तब ये नॉर्मल कर्व ए, ये शिफ्ट टू राइट होगा, ये जो शिफ्ट टू राइट होगा, ये कंडीशंस जो होंगी इसके पीछे, वो ये सारी होंगी। तो बी बता रहा है शिफ्ट टू राइट। और जब लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं, यहां पे सी वाला कंडीशन जो है, ये नॉर्मल ए मान लो, और सी वाला कंडीशन जो है वो शिफ्ट टू लेफ्ट है। और शिफ्ट टू लेफ्ट मोर सैचुरेशन का मतलब हुआ कब? जब CO2 काफी कम हो, जब टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज कर रहा हो, जब बाईफॉस्फोग्लिसरेट की अमाउंट कम हो रही हो, जब H+ कम हो रहा हो, जब H+ कम हो रहा हो, मतलब जब pH एल्कलाइन हो रहा हो, बेसिक pH हो रहा हो, एल्कलाइन pH हो रहा हो, pH इंक्रीज, ये सारे फैक्टर्स इस कर्व को ज्यादा सैचुरेट करते हैं और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट टू लेफ्ट साइड और शिफ्ट टू राइट साइड, ये वो दो फैक्टर हैं जो इस कर्व को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पे आप लिख सकते हो कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे हम कहेंगे बोहर्स इफेक्ट। इसी में आता है, आपने अगर नाम सुना हो, बोहर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट कहते हैं इसे। ये बिल्कुल जूलॉजी की तरह बोर्स इफेक्ट है। क्या है ये? बोर्स इफेक्ट है। और इस बोहर ने क्या बताया था? बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। द इफेक्ट ऑफ, बोर्स इफेक्ट का मतलब है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बताया कि टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन जाती है तो वहां पे CO2 लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो ऑक्सीजन टिश्यू पे पहुंचती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वहां CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज PCO2, जब PCO2 बढ़ेगी एट टिश्यू लेवल, ये भी यहां पर लिखना बहुत जरूरी है। इंक्रीज PCO2 एट टिश्यू लेवल क्या करता है? ये जब टिश्यू में बढ़ेगा, टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, इफेक्ट ऑफ PCO2 एट टिश्यू लेवल लीड्स टू, और ऐसे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ PCO2 एट टिश्यू लेवल बाय शिफ्टिंग द O2HB, O2 ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व by shifting the dissociation curve towards right side, where towards right side। कहां शिफ्ट करता है ये इसे शिफ्ट करता है राइट साइड में। और राइट साइड का मतलब होता है कि बता रहा है कि O2HB दैट एक्सप्लेन्स द मोर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन कहां? एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन के ज्यादा टूटने का रीजन जो होता है, पर्पस जो होता है, वो यही है कि टिश्यू पे ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, CO2 की कंसंट्रेशन वहां बढ़ रही है, इसलिए HbO2 क्या करेगा? जब ब्लड यहां पे, ये देखो, ये जो ब्लड है इस जगह पे, यहां पे जैसे ही ये ब्लड इस टिश्यू लेवल पे पहुंचेगा, मान लो ये है आपका टिश्यू लेवल, ये है टिश्यू लेवल। टिश्यू ने क्या किया? टिश्यू ने अपने रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 बनाई थी, वो CO2 इसने बाहर रिलीज की। ये जो ब्लड यहां से आया है ऑक्सीजन लेकर के, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो HbO2 के फॉर्म में आया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ये दोस्ती करके आया है। लेकिन जैसे जैसे यहां पे CO2 बढ़ रही है, ये देखो, जैसे जैसे यहां CO2 बढ़ रही है, हुआ क्या? जब CO2 बढ़ने लगी तो HB ने O2 का हाथ छोड़ दिया, O2 का हाथ यहां से छोड़ दिया ताकि O2 इस टिश्यू में जा सके। O2 का हीमोग्लोबिन से यही अलग होना किसकी वजह से हुआ? इस CO2 के बढ़ने की वजह से। तो टिश्यू लेवल पे ध्यान रखेंगे, एट टिश्यू लेवल इंक्रीज CO2 रिजल्ट इनटू ब्रेकडाउन ऑफ
ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। इसी इफेक्ट को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं और इसी में ये जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल O2Hb कर्व होता है, ये नॉर्मल यानी इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, ये राइट शिफ्ट हो रहा है। इस शिफ्ट टू राइट में सबसे बड़ा रोल जो है, शिफ्ट टू राइट में सबसे बड़ा रोल है वो है इंक्रीज CO2। तो इसी इफेक्ट का नाम है बोहर्स इफेक्ट। तो बोहर्स इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ CO2। क्लियर है? ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बोहर्स इफेक्ट होता क्या है। तो ये तो हो गई बोहर्स इफेक्ट की कहानी टिश्यू लेवल पे, और ऑक्सीजन की कहानी टिश्यू लेवल पे, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसके बारे में हमने बात कर ली। ऑक्सीजन के बारे में बात हो चुकी है। अब बात होगी, अगला टॉपिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे कि कैसे CO2 टिश्यू में जो CO2 बन रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद उसको कैसे ले जाया जाएगा। ये जो टिश्यू है हमारा, ये जो टिश्यू है, देखें जरा, इस टिश्यू पे एट टिश्यू लेवल ये जो टिश्यू था, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया, और इस टिश्यू पे जो ग्लूकोज थी, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया। इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये बर्न की जाती है, जलाई जाती है, तो प्रोडक्ट बनता है CO2 और H2O। ये हम कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। यही तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद हमें मिलती है एनर्जी। ये हमने एनर्जी करेंसी ATP के फॉर्म में बना ली। लेकिन हमने एनर्जी तो बना ली, अब क्वेश्चन उठता है CO2 जो हाईली टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। वेस्ट है एक तरीके से CO2। इस CO2 के मैनेजमेंट के लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो टिश्यू क्या करते हैं, अपने से बाहर इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अब देखें आप इधर CO2 और H2O बाहर आ चुके हैं। CO2 और H2O बाहर आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि अब इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर से वापस वही व्हीकल आएगी, वही गाड़ी आएगी जिसका नाम है ब्लड। ब्लड एक ऐसा ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है जो इसे यहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, आगे लेकर के जाएगा। तो अब हमारे पास CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये व्हीकल आ जाती है, ये व्हीकल आ जाती है जो CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगी। ये है हमारी ब्लड वेसल। ये कौन है? ये हमारी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में भरा हुआ है ब्लड, जिसमें से बहुत बड़ा पार्ट है, अब देखो मिलियंस में होती है हमारी RBCs। तो एक तो हो गई आपकी RBC, ये एक हो गई हमारी RBC। तो इसको मैं अगर लिख देता हूं कि ये हमारी RBC रेड ब्लड सेल है, और बाकी जो इधर वाला जो पार्ट है ब्लड का, इसे मैं कह दूं ब्लड का प्लाज्मा है। ये ब्लड का प्लाज्मा। तो इसका मतलब ब्लड ही वो सहारा है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ले जाई जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां से जो बने थे वो अब ब्लड में एंटर करते हैं, और जैसे ये ब्लड में आते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 अलग अलग तरीके से होगा। पहले आप उनके नाम देखें। 3 अलग अलग तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक होता है जिसे कहते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डिसॉल्व्ड फॉर्म। CO2 का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व्ड फॉर्म में होता है, डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है प्लाज्मा में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा आसानी से घुल जाती है हमारी बॉडी फ्लूइड में। डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होगी, और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट होगी यहां से एज बाइकार्बोनेट। दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। और तीसरा होगा एज कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। RBC भी ले जाती है, तो कंबाइन विद हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन भी ले जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होगी। परसेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताएंगे 7% डिसॉल्व्ड स्टेट में, 70% के लगभग बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट, और 20 से 25% मान लिया ऑन एवरेज, इस परसेंटेज का टोटल देख ले तो 23% हीमोग्लोबिन से जुड़ करके जाती है, जिसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग, होता क्या है, जैसे ही ये CO2 यहां से इस टिश्यू से बाहर निकलती है, टिश्यू के एरिया से बाहर निकलती है, ब्लड में जाती है, तो यहां जाने के बाद सबसे पहला स्टेप शुरू होता है जहां पे ये जो CO2 है, CO2 H2O से कंबाइन करके एक केमिकल बनाती है जिसे कहते हैं H2CO3 बनाती है। एक रिएक्शन यहां पे हो रही है, केमिकल रिएक्शन, जहां पे ये जो वाटर है विद कार्बन डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में। H2CO3 से कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ये है कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यहाँ एक एंजाइम होता है, यहाँ प्लाज्मा में जो लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। ये एंजाइम जो होता है वो RBC ने प्रोड्यूस किया है, जो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। ये एंजाइम जो होता है वही सेम एंजाइम ये RBC प्रोड्यूस करती है। तो RBC में ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम, खूब सारा एंजाइम इस RBC में था, इस RBC में खूब सारा एंजाइम था, इसने उस एंजाइम को अपने पास बनाया, लेकिन इसकी कुछ अमाउंट प्लाज्मा में भी होती है। तो क्या करता है ये एंजाइम? एक रिएक्शन करवाता है। इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नाम है इसका। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? ये H2O और CO2 को आपस में कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन हुई, पहला स्टेप, जिसमें ये जो कार्बोनिक एसिड है यहाँ पे डिसॉल्व्ड स्टेट में पाई जाएगी। किस स्टेट में पाई जाएगी? ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, यहाँ से ये डिसॉल्व्ड स्टेट में से रहने देते, नीचे हम कुछ नहीं बनाते, हम केवल लिखने के लिए इसको यूज करेंगे। कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व्ड स्टेट में यहाँ रहेगी, डिसॉल्व्ड स्टेट में यहाँ रहेगी। ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पे डिसॉल्व्ड स्टेट में रहेगी, यहाँ पे इस साइड पे ये डिसॉल्व हो जाती है, यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, ये डिसॉल्व हो गई आपका, ये डिसॉल्व हो गई आपका यहाँ पे। बोलो समझ आ गया? तो डिसॉल्व्ड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 के फॉर्म में यहाँ डिसॉल्व रहेगी। क्लियर है? एक पॉइंट है, फर्स्ट फॉर्म डिसॉल्व्ड स्टेट 7%, कौन सा? कार्बोनिक एसिड इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ये पाई जाती है। बोलो क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या इसी का दूसरा पार्ट जो होता है, इसका दूसरा पार्ट जो होता है जो RBC के अंदर है, ये जो आपकी RBC है, इस RBC के अंदर जो दूसरा पार्ट होगा वही CO2 और H2O का, वही CO2 और H2O जो RBC के अंदर जा रही है। ये देखो अब इसकी अमाउंट, ढेर सारी अमाउंट, कुछ तो डिसॉल्व हो गई, कुछ जा रही है RBC में, और वहां जाकर के फिर से वही कहानी होती है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप वही H2O और CO2, मैंने कहा वही एंजाइम है
कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो आरबीसी में बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ये जो एंजाइम है बहुत ज्यादा, और वहां पे भी ये H2CO3 बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे H2CO3 आरबीसी में बढ़ती है, ये आरबीसी के अंदर सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में अब अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाती है, जिसे कहते हैं H+ HCO3-। ये देखो, ये जो H2CO3 थी ये ब्रेक कर गई H+ HCO3- में, मतलब अब बाइकार्बोनेट। ये देखो, ये H+ आयन बन गया और इधर ये बाइकार्बोनेट बन गया। बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है और इसी फॉर्म में मैंने कहा 70% ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो जैसे ही आरबीसी के अंदर जाती है, यहां पे ये ब्रेक हो गई H+ एंड HCO3- में। H+ एंड HCO3- में ये ब्रेक हो गई आरबीसी के अंदर। मतलब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो यहां पे आई है वो बन गई H+ और HCO3- में टूट गई, HCO3- में टूट गई, बाइकार्बोनेट बना लिया। ये लो, बाइकार्बोनेट बना लिया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। और इसका तीसरा स्टेप अगर आप देखोगे, स्टेप नंबर 3, तो मैंने क्या कहा, तीसरा स्टेप है इसका कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका 20 to 25% पार्ट हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और ये बना लेता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये देखें, अब कह रहे हैं तीसरा पार्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो तीसरा पार्ट है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है HbCO2 के फॉर्म में। HbCO2 तो एक हो गया आपके पास बाइकार्बोनेट फॉर्म, HCO3 फॉर्म, HCO3 फॉर्म। एक हो गया हीमोग्लोबिन से कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म। एक हो गया ये डिसॉल्व्ड फॉर्म, जो कि यहां पे ये प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में हीमोग्लोबिन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिसॉल्व हो जाती है। तो यहां जो याद करने वाला, जो पॉइंट, जो समझने वाला, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, आप बताओ कि कैसा एंजाइम जो आरबीसी बनाती है, आरबीसी में ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट बनाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ अमाउंट प्लाज्मा में भी पाई जाती है। इसीलिए जो रिएक्शन आप यहां देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये प्लाज्मा में हो रही है, ये जो रिएक्शन है ये प्लाज्मा में हो रही है, और जो दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हो ये आरबीसी में देख रहे हो। तो आरबीसी में इस एंजाइम की खूब सारी अमाउंट पाई जाती है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, यहां मैं लिख देता हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो होता है प्लाज्मा में खूब सारी अमाउंट पे पाया जाता है, आरबीसी में खूब सारी अमाउंट में पाया जाता है, सिंथेसाइज और सीक्रेटेड बाय आरबीसी, सीक्रेटेड बाय रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वहीं पे इसकी लार्ज अमाउंट होती है। तो दिस इज सीक्रेटेड बाय आरबीसी, फाउंड लार्ज अमाउंट इन आरबीसी। लार्ज अमाउंट जो होती है, लार्ज अमाउंट इज फाउंड इन आरबीसी, और सम अमाउंट इन प्लाज्मा। इसी एंजाइम की कुछ अमाउंट प्लाज्मा में भी पाई जाती है। सम अमाउंट इज आल्सो फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। तो याद रखेंगे, चाहे रिएक्शन ये हो चाहे रिएक्शन ये हो, इन दोनों को कैटलाइज करने के लिए, दोनों रिएक्शन के होने के लिए जो एंजाइम जो रोल प्ले कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसका सोर्स आरबीसी है, लेकिन ये आरबीसी में भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। तीसरा स्टेप है हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, इसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो बना है ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है। क्या है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तीसरा, तो 3 अलग अलग फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने पैसे को ट्रांसफर करते हो, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। जैसे मान लो आपने आज कैश में बैंक से निकाले 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख को आपने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक, जैसे मान लो आपको किसी को पैसे भेजना है, समझ लो किसी को पैसे भेजने, 1 लाख रुपए आपको किसी को भेजने, आप किसी दूसरे इंसान को 1 लाख रुपए भेजना चाहते हो, तो आप अपने साथ 7,000 रुपए जेब में पॉकेट में रख के ले जा रहे हो। एक 7,000 पॉकेट में रख लिया कैश, वहीं जाकर के आप उसे दे दोगे। बाकी का 23,000 आपने गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, अकाउंट पे कर दिया, और बाकी जो बचा पैसा है 70,000 रुपीज, वो आपने चेक काट के दे दिया। तो 70,000 का चेक दे दिया, 23,000 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 7,000 कैश दे दिया। 3 अलग अलग फॉर्म में उस इंसान को दिए। अब वो इंसान उस पैसे को कैश फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही टिश्यू पे CO2 गैस के फॉर्म में निकली थी, 3 फॉर्म में कन्वर्ट किया, जब लंग्स में जाएगी तो वापस फिर से इन्हीं तीनों फॉर्म में इसको रिवर्ट कर दिया जाएगा और वापस गैसियस फॉर्म में ही निकालना है। मतलब क्या है, जरा इसका कांसेप्ट समझे कि CO2 टिश्यू से निकाली भी गैसियस स्टेट में थी, लंग्स से भी गैसियस स्टेट में निकाली जाएगी। टिश्यू से गैस, लंग्स से भी गैस, लेकिन उसके बीच का जो रास्ता तय किया है CO2 ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो बीच का रास्ता तय किया है, ध्यान से सुने, कह रहे हैं इस टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ये गैसियस स्टेट में निकली है, गैसियस फॉर्म में निकली है। अब ये ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल जब करेगी, ये जब ब्लड में जाएगी, इन ब्लड, जैसे ये ब्लड में जाएगी, इसे 3 अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या बताया मैंने? एक बताया इसे डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, डिसॉल्व्ड स्टेट में जाएगी। दूसरा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइकार्बोनेट, ब्लड में पीएच मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसे बफर कहा जाता है। केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में आप समझते हो कि बफर, बाइकार्बोनेट जो होती है बफर की तरह काम करते हैं और ब्लड के अंदर पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट। और तीसरा जो होता है बाइंड विद हीमोग्लोबिन, बाइंड में पीएच मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसे बफर कहा जाता है। केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में आप समझते हो कि बफर, बाइकार्बोनेट जो होती है बफर की तरह काम करते हैं और ब्लड के अंदर पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट। और तीसरा जो होता है बाइंड विद हीमोग्लोबिन, बाइंड विद हीमोग्लोबिन। तो कुछ अमाउंट हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, बाकी बाइकार्बोनेट और डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रैवल कर रहा है, मतलब घूम रहा है। तो अब जब ये घूमने जाएगा, तो ट्रैवल करने के लिए ब्लड में ये 3 तरीके से जाता है। और यहां जैसे ही फिर लंग्स की एल्वियोलाई में पहुंचेगा, जैसे ही ये लंग्स की एल्वियोलाई में पहुंचेगा, सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जो यहां पे हुआ था वो सब रिवर्स हो जाएगा। और फाइनली जब इस लंग्स से CO2 बाहर जाएगी, CO2 को बाहर निकाला जाएगा, तो ये फिर से गैसियस फॉर्म में जाएगी। तो गैस फॉर्म में निकली, गैस फॉर्म में ही बाहर। बस यहां से इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉर ट्रांसपोर्ट ब्लड का सहारा लिया गया, और इस ट्रांसपोर्ट में कोई रिस्क ना हो, इसलिए इसे 3 अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। और बिल्कुल उसी तरीके से लंग्स से जब आई हुई ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में आई थी, उसे ब्लड में ट्रांसफर किया गया। तो ब्लड में ये ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर जाती है 97%, और 3% ऑक्सीजन वहां घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है।
ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फिर यहां से ट्रैवल करेगी, टिश्यू पे जाएगी, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन यहां दे दी जाएगी। मतलब कहानी कुल मिला के साफ है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करने में दो गैसेस को मेनली हम देखेंगे, O2 और CO2, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ये सारे उसके स्टेप्स हैं। ये कहानी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। ऐसा मेरा मानना है कि मैंने आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपको समझ में लाने के लिए जरूरी था, वो ऐसा कोई पॉइंट छूटा नहीं है। और इसी पॉइंट के साथ अब कहानी का अगला पड़ाव हम लेकर के चलते हैं एनसीईआरटी का डिस्कशन। एनसीईआरटी की लाइनें जरा मार्क कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, क्या कोई ऐसा पॉइंट छूटा तो नहीं एनसीईआरटी से? देख लेते हैं। आप लोगों की भारी डिमांड, जनता की भारी डिमांड पर आप लोगों के बजरिया थाने में एक बार फिर से हाजिर हैं, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके मार्ट साहब लेकर के आपका कंसेप्ट। तो देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन, क्या पॉइंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए पाया जाता है हमारी आरबीसी के अंदर। O2 जो होती है वो इसी से कंबाइन करती है और रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है। ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। O2 HB की दोस्ती रिवर्सिबल होती है। ऑक्सीजन और HB की बाइंडिंग रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और रिवर्स, ये डिपेंड करता है कि लंग्स की एल्विलाई में है या टिश्यू लेवल पे है। तो टिश्यू लेवल पे ये अपोजिट जाएगा, लंग्स की एल्विलाई में फॉरवर्ड जाएगा। तो ये रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अनस्टेबल प्रोडक्ट है, मैंने पहले भी बताया था, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये थोड़ी देर तक रहेगा, बाद में फिर दोनों अलग हो जाएंगे। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हर हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं, एक आयरन एक ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की दोस्ती सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ये पॉइंट। उसके बाद कोई और फैक्टर होता है जो इसे अफेक्ट कर सकता है, जैसे CO2, हाइड्रोजन आयन होंगे या फिर टेंपरेचर होगा, ये फैक्टर्स होते हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं O2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को, और इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप ग्राफ को एक्सप्लेन करता है जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व, जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ एक्सप्लेन करता है। इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। O2 डिसोसिएशन कर्व लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ उसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आगे देखते हैं। इस डिसोसिएशन कर्व को अगर हम समझें तो हाईली यूजफुल फॉर स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स। स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, कौन कौन से फैक्टर कह रहे हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं इफेक्ट ऑफ द फैक्टर, जैसे CO2 H+ कंसंट्रेशन जो ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2 लो CO2, ये सब बताया मैंने। ये सारे के सारे फेवर करते हैं, फेवरेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एल्वियोलाई में बताया था मैंने, एल्वियोलाई में O2 हाई होगी, PCO2 कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, BPG कम होगा, बाइफॉस्फोरिक एसिड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, H+ कम होगा, pH अल्कलाइन होगा। ये सारे फैक्टर फेवर करेंगे O2 HB के फॉर्मेशन को। और वहीं जस्ट अपोजिट कर दें, टिश्यू लेवल पे अगर आप जाते हो, टिश्यू लेवल पे जाते हो, सब कुछ अपोजिट कर दो, टेम्परेचर हाई होगा, PCO2 हाई होगा, PO2 वहां टिश्यू पे कम होने लगेगा, BPG इंक्रीज करने लगेगा, pH एसिडिक होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, और H+ इंक्रीज करेगा। और ये सारे फैक्टर O2 और HB की दोस्ती को ब्रेक कर देंगे। O2 अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। कह रहे ये सब कुछ एनसीईआरटी में यही सब तो लिखा है, वही सब तो दोहराया हुआ है। चलो कोई नहीं, आपने कहा और हमने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे दिस क्लियरली इंडिकेट्स, ये सारी बातें क्लियरली बताती हैं हमें, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट, कह रहे O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट टिश्यूज। और हर 100 ml टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन की डिलीवर करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर यही स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो, जैसे अगर आपको नॉर्मल कंडीशन है तो 5 ml, अगर यही स्ट्रेनस एक्सरसाइज होगी, ये ध्यान रखेंगे, जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ही विगरस एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बहुत ही तेज दौड़ भाग रहे होंगे, जिम कर रहे होंगे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे, ऐसे में टिश्यू में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस समय याद रखेंगे ये 5 ml ना होकर के 3 गुना ज्यादा होता है। तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज में 100 ml जो ब्लड का होता है, 100 ml ऑफ ब्लड कैन डिलीवर 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स मोर O2, 15 ml O2 का, ये 5 ml से 15 ml O2 का डिलीवर करता है। ये हो गई ऑक्सीजन की कहानी। और वही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कहानी अगर समझे, ध्यान से सुनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो कंपाउंड, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू अगेन द सेम पॉइंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा, वैसे वैसे ये दोस्ती बढ़ेगी। CO2 बढ़ेगा तो O2 टूटेगी, O2 बढ़ेगा तो CO2 टूटेगी, यही सारा कंसेप्ट है। कह रहे नेक्स्ट पॉइंट देखें, कह रहे PO2 इज द मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। जैसे CO2 मेजर फैक्टर है O2 की बाइंडिंग के लिए, वैसे PO2 भी मेजर फैक्टर है CO2 की बाइंडिंग के लिए। जब O2 कम होगा तो CO2 की बाइंडिंग बढ़ेगी, जब CO2 कम होगा तो O2 की बाइंडिंग बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक है, सिंपल कंसेप्ट है। व्हेन PCO2 इज हाई, अब देखेंगे व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग, मतलब टिश्यू में जब CO2 ज्यादा होगी तो उसकी ज्यादा बाइंडिंग होगी, और जब लंग्स में O2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगी, वहां पे आप देखें अकर्स, वेयर एज व्हेन PCO2 लो, O2 हाई एंड द एल्वियोलाई डिसोसिएशन हो जाएगा। O2 जो CO2 होगी वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। तो कार्ब अमीनो मतलब सारी रिएक्शन अपोजिट हो जाती है एल्वियोलाई। आप देखो यहाँ पे भी CO2 प्लस H2O की जो दोस्ती, जो बाइंडिंग हुई है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 में। ये कहां हो रहा है? ये सब टिश्यू पे हो रहा है बेटा, ये सब टिश्यू पे हो रहा है, ये सब कुछ टिश्यू लेवल पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे जो ब्लड है वहां पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही एल्वियोलाई में पहुंचता है, ये सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, O2 की जब एंट्री होगी सारी रिएक्शन रिवर्स, मतलब पर्पस है CO2 को वापस गैसियस फॉर्म में बाहर निकालना। तो क्या कहती है अगली लाइन? ये कहता है कि आरबीसी कंटेन्स वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मैंने आपको बताया माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा 2। ये प्लाज्मा में भी होती है बहुत थोड़ी, बट आरबीसी में बहुत ज्यादा होती है। ये एंजाइम ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है
टिश्यू लेवल पे ये आगे की तरफ और एल्वियोलाई में यही सेम रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। एक ही बात को बार-बार घुमाया है, ड्यू टू कैटाबोलिज्म सेल में रिएक्शन हो रही है, उसे कैटाबोलिक रिएक्शन कह रहे हैं। उस रिएक्शन के बाद CO2 की अमाउंट बहुत बढ़ गई है। जब CO2 बढ़ गई है और वो ब्लड में आता है तो ब्लड में आने के बाद आरबीसी और प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसकी ज्यादातर अमाउंट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होती है और एल्वियोलर साइट पे PCO2 जैसे ही लो होता है सारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है और फिर से CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस बात को पूरा अगर कंक्लूड करोगे, 10 CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्टेड एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2। गैस फॉर्म में ही बनाई गई गैस फॉर्म में उसे वहां रिलीज भी किया जाएगा। बस उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 अलग-अलग तरीके से उसे कन्वर्ट करके रास्ते भर ले जाने के लिए, ताकि चुपचाप CO2 बैठी रहे। जो गैस फॉर्म में CO2 निकली थी टिश्यू पे, उस टिश्यू पे जैसे टिश्यू से निकला, चुप CO2 चुप, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं तुम्हें 3 डिफरेंट फॉर्म में लेकर के जाऊंगा, 3 अलग-अलग फॉर्म में लेकर जाऊंगा, तुम्हें कोई रास्ते में परेशान ना करे, इसलिए मैं तुम्हें 3 अलग-अलग फॉर्म में ले जाऊंगा। जैसे ही तुम अपने वापस देश में पहुंचोगे एल्वियोलाई में, मैं तुम्हें वापस उसी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ब्लड उसे 3 अलग-अलग तरीके से ले जाएगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्विंस किया गया है CO2 को। 100 ml, जैसे मैंने बताया था ऑक्सीजन 5 ml डिलीवर करता है ब्लड, उसी तरीके से 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवर करता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन की और 4 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए इस पे, कितनी O2 टिश्यू को डिलीवर की जाती है, आप बताओगे 5 ml फ्रॉम 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितनी CO2 लंग्स पे दी जाती है, 4 ml ऑफ 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, 5 ml टिश्यू को मिलेगा ऑक्सीजन, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी लंग्स से। ये सारे की पॉइंट्स कंसेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। अब ये पार्ट यही होता है समाप्त आज का खेला। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन का। अब करेंगे क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आ चुका है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है। तो जैसे कि आप जानते हो, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली कम होना चाहिए ऑक्सीजन के कंपेयर में। कितना होता है ये 40 mmHg होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 40 mmHg होती है। तो कंपेयर करें, इक्वल टू PCO2 इन टिश्यू, टिश्यू में कितना होता है 45 होता है, रॉन्ग हो गया। इक्वल टू PCO2 इन एल्वियोलाई 40 हो गया, करेक्ट हो गया। मोर देन PO2, O2 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेस देन PCO2 इन एटमॉस्फेरिक, PCO2 एटमॉस्फेरिक में 0.3 mmHg होता है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो आंसर कौन बना, आंसर बना सेकंड ऑप्शन। कौन बना, सेकंड ऑप्शन बना। तो ये होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय अ पर्सन फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। अगर किसी इंसान ने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया मतलब टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया है, अब वो फोर्सफुली कितना एयर एक्सहेल कर सकता है, तो टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर सकता है प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर सकता है। तो टीवी प्लस ERV जिसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट। कैसे, बाइकार्बोनेट 70% अमाउंट जो होती है बाइकार्बोनेट की होती है, 70% अमाउंट बाइकार्बोनेट। तो 70 प्लस बाइकार्बोनेट मतलब पहला ही आंसर जो होगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो मच CO2 इज कैरीड इन ब्लड, although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic। ब्लड का पीएच हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता है। मैंने आपको बताया था कैसे मेंटेन रहता है, हमेशा कांस्टेंट। तो ब्लड का पीएच हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए CO2 is continuously diffused, wrong। CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स। ये देखो, ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ब्लड में, वो ब्लड बफर्स की तरह काम करते हैं। तो ब्लड बफर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन रोल होता है बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का होता है मेन रोल। तो आंसर क्या बन जाएगा, यहां पे जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो आंसर बना सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स। ठीक है, होता है भाई, ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में जाता है। इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ओनली, रॉन्ग। डिसॉल्व स्टेट ओनली, रॉन्ग। ओनली मतलब ये सब खाली फंसाने के लिए, ओनली नहीं कह रहे। एज बाइकार्बोनेट, एज कार्बोनेट हीमोग्लोबिन भी जाता है, बाइकार्बोनेट जाता है और थोड़ा डिसॉल्व होकर के जाता है। ओनली वाला खेल थोड़ा यहाँ खतरनाक होगा। तो आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ये बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, अगर ऑक्सीजन के कंपेयर में CO2 की सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो 20 to 25 टाइम्स ग्रेटर होती है। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया, यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आप कर लोगे, याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। होमवर्क में वही सेम, वही पुराना कहानी आपको रिपीट करना है। NCERT देवी को याद करना है बार बार, हजार बार। नोट्स एक बार, जो क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स जो आपकी है उसको एक बार, लेकिन NCERT बार बार NCERT बार बार। सॉल्व योर DPP, जो डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व करना है। और जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है, अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो डेली उस मॉड्यूल से, मॉड्यूल नहीं है तो बेटा कोई परेशान होने वाली बात नहीं, मतलब इसमें इंसल्ट होने वाली बात नहीं। अगर चाहे तो आप PW के पैकेजेस या बुकलेट या मॉड्यूल्स मंगवा सकते हैं, नहीं है तो आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुकलेट आप रखे हो अपने साथ, अपने घर पे रखे हो, आप उसी से प्रैक्टिस करो। लेकिन एक ही टारगेट करो, डेली का डेली जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उन चैप्टर्स के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जरूर लगाओ। एक बार लगा चुके थे, एक बार फिर लगाओ, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन उस चैप्टर का। तो चैप्टर फिनिश होने वाला है एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और मैं भी आपको कुछ PYQs कराऊंगा क्लास में, मैं आपको खुद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एक क्लास पूरी डेडिकेट करूंगा। जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो चैप्टर के फिनिश होने के बाद चैप्टर एंड में मैं आपको PYQs भी कराऊंगा साथ में। चैप्टर एंड होते ही एक साथ कम से कम जो पिछले 10-12 साल में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो आपको यही प्रैक्टिस करा दूंगा क्लास में। इधर उधर एकदम भटकने की जरूरत नहीं है। तो मतलब मॉड्यूल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपको वैसे ही मैं क्लास में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, PYQs भी कराऊंगा और साथ ही साथ आपको DPP रेगुलर दे रहा हूं। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन एकदम छोड़ देने का, खाली पढ़ने का, मन लगा के पढ़ने का, दिल लगा के पढ़ने का। तो जैसा कि आपने देखा आज की समरी जो है, आज की पढ़ाई में हमने ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, इन सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया, इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट डिस्कस किया है जो कि आपके लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से रिलेटेड था। अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे फिर से। अब इस चैप्टर का आखिरी पढ़ा हुआ जाएगा जहां पे हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ छोटी मोटी बातें और भी जो रह गई होंगी उन्हें भी डिस्कस करेंगे, फिनिश करेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब दिल लगा के पढ़ें, खूब एनर्जी लगा के पढ़ें, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका दिल लगाना ही आपके काम आएगा। क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी है, कोई और दूसरा आपका रिश्तेदार, आपका जान पहचान वाला आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा।
तो इस लड़ाई को कंप्लीट करने में हम जो आपकी मदद कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं वो पूरी करेंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, इसलिए शुरू हो जाए। कुर्सी की पेटी बांध लें, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अभी थोड़ा ढीली कर दो कुर्सी की पेटी, अगली क्लास में जब आएंगे तो फिर बकल टाइट करके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं।